A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं MCQs. हम रिवाइज करेंगे साइंस को थ्रू MCQs. तो ये सेट नंबर 16 है. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं इसीलिए मैं ईमेल एड्रेस पर. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन पर्पज के लिए डाउनलोड कर सकते हो. अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 साइंस NCERT को देखना तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. तो इस सेट का पहला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है. इस पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम पेशेंट को द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू ड्रिंक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन बिफोर अंडरगोइंग रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन. जब कोई पेशेंट है, हम इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है उसको हम पीने के लिए बोलते हैं जब हमें उसका रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना होता है उसके अंदर वाले ऑर्गन्स का. उस टाइम पे कौन सा सॉल्यूशन को पेशेंट को पीने के लिए बोला जाता है. तो ये जो टॉपिक है ये अगेन NCERT का टॉपिक है. जब हमने पढ़ा था कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जो रेडियोलॉजिकली हमको हेल्प करते हैं अलग अलग डायग्नोस्टिक्स में, उस टाइम पे हमने पढ़ा था. तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम फॉस्फेट एंड जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड. तो ये 4 आपको यहाँ पे केमिकल्स के नाम दिए गए हैं. आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा केमिकल है जिसको पेशेंट को पीने के लिए बोला जाता है. तो इसका जवाब है बेरियम सल्फेट. तो बेरियम सल्फेट को पीने के लिए बोला जाता है पेशेंट को जब हम उसको रेडियोलॉजिकली एग्जामिन करते हैं. तो जो बेरियम सल्फेट है वो कौन से क्लास के कंपाउंड्स में आता है. तो बेरियम सल्फेट जो है द क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया. तो ये रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया की कैटेगरी वाले एलिमेंट्स को बोला जाएगा. ठीक है, तो रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया कहते हैं. अब ये करते क्या है, जब पेशेंट इनको पीता है तो ये एक कोटिंग बना देते हैं पेशेंट के पूरे GIT पर. वर्क्स बाय कोटिंग द ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन. पूरी जगह पे कोटिंग बना दी जाएगी जो मटेरियल है और इसमें क्या होगा, इज नॉट एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी. सो जो डिजीज और जो डैमेज एरिया है वो जो है हमें क्लियरली एक्सरे में नजर आ जाएगा. ये कोटिंग बनाएगा, वहां से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा. जहां पे डैमेज होगी वहां पे होगा तो वहां पे ये नजर आ जाएगा हमको CT स्कैन में या एक्सरे एग्जामिनेशन में. तो इस तरीके से ये काम करता है. कॉमन सेंस का थोड़ा सा क्वेश्चन है या सवाल जुड़ा हुआ है हमारे डे टू डे डायग्नोस्टिक टेक्निक से. ओके, दूसरा सवाल जो है आपको स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट है. बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. तो कौन सा वो स्मेलिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट, जिसको हम LPG के सिलेंडर में डाल देते हैं. इसलिए डालते हैं ताकि हमको उसकी स्मेल आ जाए अगर लीकेज होती है तो. अगर हम बात करते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की, LPG की, तो हम जानते हैं कि ये कैसी गैस है, कलरलेस ओडरलेस गैस है. कलरलेस ओडरलेस है लेकिन इसके अंदर स्ट्रॉन्ग स्मेल के लिए एक केमिकल का यूज किया जाता है. उस केमिकल का नाम पूछा जा रहा है तो वो मेंथॉल है. मेंथॉल तो नहीं हो सकता, मेंथॉल की स्मेल कैसी होगी आपको पता है. इथाइल मरकैप्टन है, इथेन है या क्लोरोफॉर्म है. अगर आपने NCERT की सीरीज पढ़ी है तो आपको पता होगा क्लोरोफॉर्म तो भाई बेहोश करने के लिए दिया जाता है. ये भी नहीं हो सकता. क्लोरोफॉर्म थोड़ी ना निकलेगा कि गैस लीक होगी उससे क्लोरोफॉर्म निकलना शुरू हो जाएगा तो बेहोश हो जाएंगे हम सारे. मेंथॉल जो होती है उसकी तो स्मेल बहुत अच्छी होती है, मिंट टैबलेट बनती है उसकी. इथेन मीथेन, अगर आप इथेन है तो इथेन की मीथेन जैसा ये हो सकता है, इथाइल मरकैप्टन हो सकता है. तो इसका राइट जवाब है इथाइल मरकैप्टन. तो ये क्या है, ये एक एडिटिव है टू द कलरलेस गैसेस. तो इसको हम यूज करते हैं लाइक प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेट्रोलियम टू गिव देम अ वार्निंग ओडर. इन सब में मिलाया जाता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, पेट्रोलियम गैसेस, इन सब में इसको मिला दिया जाता है ताकि एक वार्निंग स्मेल आती है. इसकी जो स्मेल होती है इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, इस केमिकल को हम इसको फंगीसाइड्स में भी यूज करते हैं, जो फंगस को मारने के लिए दवाई यूज करते हैं. फार्मास्यूटिकल्स में यूज करते हैं. इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड में हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि पता लगे हमें कि वहां पे वो स्प्रे किया गया है, क्योंकि वो जो स्प्रे है वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत खतरनाक है. तो इतनी स्मेल उसमें इसलिए डाली जाती है ताकि जब भी स्प्रे किया जाए या जब भी डब्बा रखा है तो इतनी गंदी स्मेल आ जाए कि हमें पता चल जाएगा कि ओके दिस इज अ समथिंग हार्मफुल केमिकल. ओके, इसलिए डाला जाता है. तो इथाइल मरकैप्टन है जिसका कॉमन नेम क्या है, इथेनाथियोल है. ये इसका कॉमन नाम है इथेनाथियोल. तो इसका कॉमन नाम भी जो है आपको पता होना चाहिए.
इसकी बहुत खराब ओडर होती है। द ओडर ऑफ इथेनॉल इज डिसएग्रीएबल दैट ह्यूमंस कैन डिटेक्ट अ स्मेल इन माइन्यूट कॉन्सेंट्रेशन। अगर थोड़ी भी लीक हो गई गैस तो आपको झट से पता चल जाएगा, इतनी गंदी स्मेल होती है। तो इथाइल मरकैप्टन का यूज इसलिए किया जाता है। इसका जो दूसरा नाम है इथेनॉल है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल जो आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, उसमें आपसे छोटे वाले जी की वैल्यू पूछी जा रही है। द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज मैक्सिमम एट, जो ग्रेविटी वाला स्मॉल जी है उसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। तो अगर आपने मेरी एनसीईआरटी सीरीज पढ़ी थी, एनसीईआरटी का सवाल है ये, तो उसमें हमने डिस्कस किया था जो ये जी है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जी एम बाय आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमने देखा था, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और उसके अंदर एम दो बॉडीज का वेट और आर स्क्वायर उसकी रेडियस। तो एक बॉडी अगर अर्थ है और दूसरी बॉडी कोई भी और हो सकती है, तो उसके ऊपर जो डिस्टेंस के ऊपर आर स्क्वायर यहाँ पे था जी एम, ये थी जी की वैल्यू। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, आर स्क्वायर, इससे आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो जैसे जैसे अगर आर को आप बढ़ा दोगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वही बात है इक्वेटर पे, हम जानते हैं जो रेडियस होती है अर्थ की वो सबसे ज़्यादा होती है। पोल्स पे अगर हम अर्थ को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो अर्थ कुछ इस तरीके से है, इतनी ज़्यादा पिचकी हुई नहीं है, लेकिन ऐसे है अर्थ। यहाँ वाली जो रेडियस है वो कम है, ये वाली रेडियस ज़्यादा है। तो पोल्स के ऊपर जो है रेडियस कम है, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा है। अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा है तो सबसे कम पोल्स पर होगी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया। मान लीजिए यहाँ पर एक ऑप्शन और होता, ई एट सेंटर, तो उसका जवाब बताइए क्या हो जाता। तो उसका जवाब हो जाता ई एट सेंटर। इसका जवाब है पोल्स, क्योंकि पोल्स पर आर सबसे छोटी है इन चारों केसेस में। बट अगर हम सेंटर पे रख देते तो आर क्या होती, जीरो होती, कुछ होती ही नहीं। तो वहां पे सबसे मैक्सिमम होती, राइट। तो सबसे ज्यादा वैल्यू जो होती जी की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ पर आती है, नॉर्मल है। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होगी, पोल्स पे होगी। सबसे कम कहाँ पर होगी, इक्वेटर पर होगी। अगर अर्थ की सरफेस की बात करते हैं, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे अर्थ का ग्रेविटेशन कम होता जाता है। लॉजिक क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। अगर इसके बीच में सेंटर भी होता तो सेंटर में सबसे ज्यादा होती, राइट। नेक्स्ट जो सवाल है आपसे फिर पूछा जा रहा है केमिस्ट्री एनसीईआरटी का सवाल। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। ड्रॉप ऑफ वाटर का वॉल्यूम दिया गया है रूम टेम्परेचर पे, नंबर ऑफ उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आप सवाल तभी सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ते हैं आप, और एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स थे उसको भी अगर आपने फॉर्मूला को पढ़ा है तब। तो इसका जो जवाब है ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा, ये मैथमेटिकली डिराइव करके आपको दिखाया गया है। सिंपल मैथमेटिक, अगर आप सी सेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो फॉर्मूला आपके सामने दिया गया है और उसको सॉल्व आपको करना है। तो इसमें साइंस कुछ नहीं है, मैथ्स है, आप पढ़ लीजिए अपने आप। अगला सवाल जो है साइफन एक टेक्निक होती है, विल फेल टू वर्क। साइफन एक टेक्निक होती थी, आपको याद होगा, बचपन में बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, बड़े होके भी किया होगा। सबसे कॉमन मेरे घर में जो होता था वो मैं आपको बता देती हूँ। जो कूलर होता है, जो पहले के ज़माने में जब हम छोटे थे तो एसी तो नहीं होता था, कूलर होता था। तो जो कूलर होता था उसका जो टैंक होता है, वाटर कूल, जो पंखे वाला जो कूलर हवा देता है, उसका जो टैंक होता है उसके अंदर पानी भरा होता था। उसके अंदर पानी चला जाता है, रखते हैं उसके अंदर पानी रखते थे पहले, और उस पानी के अंदर मच्छर जा सकते हैं तो उसे टाइम टू टाइम क्लीन करना होता था। तो जो मेरे पापा हैं उसको कैसे क्लीन करते थे, एक पाइप लेके आते थे, छोटा सा हमारे घर में एक पाइप था, और उस पाइप को यूज़ करके उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करके इसमें लगा देते थे और नीचे बाल्टी में उसको छोड़ देते थे। तो ये जो बकेट थी ये सारा का सारा पानी जो है इधर से निकल के इधर आ जाता था। तो मैं देखा करती थी, तो पापा बताया करते थे कि साइफन टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं। बाद में तो एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था। तो साइफन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसे काम करता है, लेवल के ऊपर। तो द डेंसिटी ऑफ वेसल इन द टू वेसल्स आर इक्वल, इसके ऊपर काम करता है, डेंसिटी के ऊपर नो, लेवल, यस, द लेवल ऑफ द लिक्विड इन टू वेसल्स। जो लेवल है लिक्विड का उसके ऊपर वो काम करेगा। तब तक साइफन काम करेगा जब तक पानी का लेवल, अगर पानी का लेवल या तो आप सेम वेसल को सेम पोजीशन पे रख दीजिए जिस उसमें पानी के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर एक कंटेनर ऊपर है दूसरा कंटेनर नीचे है तो लेवल अपने आप अप हो गया। तो जब तक वो अप रहेगा लेवल तब तक वो काम करता है साइफन, राइट। जैसे ही लेवल सेम आएगा वो रुक जाएगा। तो इसका जवाब है लेवल। ना इसका जवाब डेंसिटी है, ना इसका जवाब लेंथ है, ना इसका जवाब टेम्परेचर है। इसका जवाब है लेवल ऑफ वाटर, राइट।
तो साइफन टेक्निक, अगेन एनसीईआरटी सवाल। ये आप देख सकते हैं साइफन कैसे काम कर रहा है। ये देखिए ऊपर रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ पे पानी आता रहेगा, ये पूरा पानी खाली हो जाएगा क्योंकि इसका लेवल इससे नीचे है, तो पूरा का पूरा एम्प्टी कर देगा। तो दिस इज साइफन। अगला सवाल जो है सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। उसमें आपसे पूछा गया है इट इज मोर डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंडी रोड देन ऑन अ कॉन्क्रीट रोड। हमें मिट्टी रेत वाली जो रोड होती है उस पर हमें चलना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू कॉन्क्रीट जिस पे बिछा हुआ है, जो कि रोड सड़कें बनी हुई हैं, उसके बजाय अगर आप किसी रेत वाली सड़क पे चलेंगे तो मुश्किल आएगी आपको, गांव में जो कच्ची सड़क है। क्यों ऐसा हो रहा है? ऑप्शन में देखिए आप, ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि सैंड इज सॉफ्ट एंड कॉन्क्रीट इज हार्ड। क्या ये कारण है? द फ्रिक्शन बिटवीन सैंड एंड फीट इज लेस देन दैट बिटवीन कॉन्क्रीट एंड फीट। क्या ये कारण है फ्रिक्शन? थर्ड, फ्रिक्शन बिटवीन सैंड एंड फीट इज मोर देन बिटवीन कॉन्क्रीट एंड सैंड। पहला, फ्रिक्शन बिटवीन सैंड एंड फीट, रेत और पैरों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कम है कॉन्क्रीट और फीट के बीच में। द सैंड इज ग्रेनी बट कॉन्क्रीट इज स्मूथ। तो क्या इसका जवाब है? अब हमने जब फ्रिक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें हम जानते हैं कि हम जब चलते हैं किसी सरफेस पर तो जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी वजह से अगर फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा तो हमें चलने में उतनी डिफिकल्टी आएगी, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी हम नहीं चल पाएंगे। तो रेत के केस में क्या होता है, उतना फ्रिक्शन हमें नहीं मिल पाता जितना हमें चलने के लिए ज़रूरी है। अगर हम चल तो पाते हैं, लेकिन अब कंपेयर करेंगे कंक्रीट और रेत के बीच में तो रेत कम फ्रिक्शन देता है, इसलिए हम हम ज़्यादा एफर्ट लगा के चल पाते हैं। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे पानी डाल दो बीच में या तेल डाल दो तो क्या होगा? फ्रिक्शन ज़ीरो या फ्रिक्शन मिनिमम। अगर मिनिमम फ्रिक्शन होगा तो भी नहीं चल पाओगे। आइस के ऊपर आप क्यों फिसलते हो? आइस के ऊपर आप इसीलिए फिसल जाते हो क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, इसीलिए जो हार्ड वाली आइस होती है उस पर चलना मुश्किल है, राइट? एनसीईआरटी का सवाल था ये। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 7, मटीरियल फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स ओन देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी। जो भी रेन प्रूफ कोट होते हैं आपके या टेंट्स होते हैं तो जो उनकी वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? वो सरफेस टेंशन होती है, वो विस्कोसिटी होती है, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है या इलास्टिसिटी। अब देखो इलास्टिसिटी तो नहीं हो सकती, रेन रोकनी है हमें, उससे क्या लेना देना? स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी खुद की स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी विस्कोसिटी नहीं, सरफेस टेंशन इज द राइट आंसर। तो सरफेस टेंशन होती क्या है? द मटीरियल ऑफ रेनप्रूफ कोट have the property of not minimizing the surface tension which tend the water molecule to be its drop form। वो क्या करेंगे? जो भी ड्रॉप उस पर डलेगी सरफेस टेंशन की वजह से वो उसको क्या करेगा? पानी की ड्रॉप जो है वो एज इट इज गिर जाएगी। सरफेस टेंशन क्या होती है? इज द टेंशन ऑफ द सरफेस फिल्म ऑफ अ लिक्विड कॉज्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन द सरफेस लेयर बाय द बल्क ऑफ लिक्विड विच टेंड्स टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कितनी है? 0.072। तो ये जो सरफेस टेंशन है वो प्रॉपर्टी है जो रोकती है, पानी में गीला होने नहीं देती। 8 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है उसमें आपसे पूछा जा रहा है इफेक्टिव टीबी ट्रीटमेंट इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द अनयूजुअल स्ट्रक्चर एंड केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। थोड़ा डिटेल सवाल है लेकिन स्टेटमेंट को आप समझ लोगे तो आपको समझ में आएगा। जो बैक्टीरिया होता है टीबी का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसकी सेल का वो क्या स्ट्रक्चर है जो कि उसको इतना रेजिस्टेंट बना देता है, हम उसको ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। उसकी सेल मेम्ब्रेन है, उसका सेल वॉल है, उसका न्यूक्लियस है, उसका प्लाज्मा है, क्या हो रहा है वहाँ पे जो कि वो इतना रेजिस्टेंट बन गया है। तो उसका देखो बैक्टीरिया जो होता है उसके पास सेल वॉल होती है, हमें पता है बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल होती है। तो जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की, वो जो है उसको रेजिस्टेंट बना देती है। ये कैसे फैल रही है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रही है ना, ये सब पढ़ लेना आप। तो ये जो शेप ऑफ माइकोबैक्टीरियम स्मॉल एंड रॉड शेप, ये देखिए, ये जो इसकी बाहर सेल वॉल होती है वो उसको डिफिकल्ट बनाती है, वो उसको रेजिस्टेंट बनाती है ट्रीटमेंट के लिए। ओके, 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ब्राउन लंग नाम की डिजीज, जिसको हम मंडे फीवर भी कह रहे हैं। वो एक क्रॉनिक लंग डिजीज है जो कब देखने को मिलती है हमें? कॉटन जो सॉर्ट करते हैं, ये कॉटन है, COTTON है, ये कॉटन, फ्लैक्स एंड हम्प डस्ट जहाँ पे में जो काम करते हैं वर्कर, उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो उसको क्या इसका नाम है? पैरोनकिया, रिट्स, बेसिनोसिस, आर्कोडिनिया।
ठीक है, अगर ये आपको पता है तो ही आप इसको मार्क करना, ऐसे क्वेश्चन को नहीं पता तो मत मार्क करिए ऐसे क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है बेसिनोसिस। बेसिनोसिस वो डिजीज है, लंग्स की डिजीज है। वो कब होती है? जो कॉटन की डस्ट में, डस्ट फ्रॉम अदर वेजिटेबल फाइबर, जो लोग उसमें काम करते हैं उनको होती है। सिम्टम होते हैं फीवर, मसल पेन, शिवरिंग, ये सब हो जाता है, लंग्स में अफेक्ट हो जाता है। तो बेसिनोसिस जो है, टिपिकली जो टर्म है बेसिनोसिस, इसमें क्या होता है? नैरो हो जाते हैं एयरवेज। कॉज किस वजह से? हम कॉटन को इनहेल कर लेते हैं या फ्लैक्स को इनहेल कर लेते हैं या जो भी फाइबर्स हैं उसको इनहेल कर लेते हैं, वो जमा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से नैरोइंग हो जाती है, वीजिंग एंड टाइटनेस इन द चेस्ट, ये उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो है वर्क रिलेटेड हजार्ड्स है। पिछली सेट में भी हमने बात किया था वर्क रिलेटेड हजार्ड का, हमने एंथ्रेक्स के बारे में बात किया था उस टाइम। वो कौन से पेशेंट्स को हो रहा था? वो पेशेंट्स को होता था, वो लोगों को होता था जो शीप की जो वूल है उसको निकालते हैं, उस केस में भी हमने बात किया था। 10 नंबर सवाल जो है इस सेट का, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज कोबेलामाइन? B11, 12, B6 कौन सा इसमें है? ये आसान सवाल, एनसीईआरटी का सवाल। आसान तब है जब आपने वो चार्ट को रट रखा है, अदरवाइज नहीं रटा तो आपके लिए बहुत मुश्किल सवाल है। अदरवाइज सीधा सीधा आसान सवाल। हमेशा मैं आपको बता रही हूँ विटामिन टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बिल्कुल ईजी सवाल है, इसमें आप सारे के सारे इस बार देख लीजिए। B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, ये सारे के सारे अलग अलग विटामिन का चार्ट है, आप इसको रट लीजिए। दोबारा से मैं कह रही हूँ, इजी क्वेश्चन, ओके। फेवरेट क्वेश्चन, वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, ये भी इसमें बताया गया है। सो थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा 10 क्वेश्चंस का सेट, जिसमें से हम साइंस को रिवाइज भी कर रहे हैं और क्वेश्चन को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आपकी बहुत सारी लर्निंग हुई होगी। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।